हेलो दोस्तों, केएस पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हिंदी क्लास की दूसरी क्लास है जिसमें आपको हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। और इसकी जो पहली क्लास है उसके वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, जाकर देख लेना। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये जो क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो आए हुए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अभी आने वाली यूपी SSC की एग्ज़ाम या कोई भी एग्ज़ाम है जिसमें हिंदी सिलेबस है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे, ये जो पैराग्राफ दे रखा है इस पैराग्राफ से लेके क्वेश्चंस हैं, जिसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कर सकते हो ऐसे भी बिना पढ़े। देखिए, जगत का अर्थ क्या होता है? संसार होता है। और निष्फल का अर्थ क्या होता है? व्यर्थ। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका हो जाएगा, लेकिन हमारे क्वेश्चन जो स्टार्ट है वो यहाँ से होंगे। ठीक है, इसमें लिखा है निम्न में से दीर्घ स्वर है, तो दीर्घ स्वर कौन सा है? तो दीर्घ स्वर यहाँ पर बड़ी ई है, क्योंकि छोटी ई क्या है? ह्रस्व स्वर है। और यहाँ पर जो ए और अ दे रखा है वो क्या है? संयुक्त स्वर है। और निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा? यार अलावा हुआ, तो अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ठीक है, क्योंकि अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? यार अला वाह होता है, जिसमें या तालु होता है, रा वृत्तस्य होता है, और ला वृत्तस्य, और वाह दंतोष्ट होता है। दंत और ओष्ठ दोनों से इसके स्वर निकलता है वाह, तो यहाँ पर दंतोष्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि निम्न में से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? तो एक चीज धारकों की अल्प प्राण व्यंजन हमेशा मुख से वायु निकलती है। ठीक है, हमेशा उच्चारण में मुख से वायु निकलती है। इसका अल्प प्राण में पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ड होता है वो अल्प प्राण होते हैं। मतलब व्यंजनों में पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ड होता है वो अल्प प्राण होता है। महाप्राण में क्या होता है? दूसरा और चौथा वर्ण क्या होता है? महाप्राण होता है। तो यहाँ पर क्या होता है? इसमें अधिक वायु निकलती है। तो यहाँ पर देखो, अल्प प्राण जो है पहला, तीसरा और पांचवा कौन सा? तो पहला क्या होता है? का, खा नहीं होगा, गा, घा। तो गा जो है तीसरा वर्ड है, और घा हो नहीं सकता। टा के बाद ठा दूसरा वर्ड है, ये चौथा वर्ड है, ये दूसरा है। तो दूसरा और चौथा वर्ड तो महाप्राण होते हैं, लेकिन पहला, तीसरा और पांचवा क्या होता है? अल्प प्राण होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? आगे चलते इसमें लिखा निम्न में से घोष वर्ण बताइए। घोष को हम सघोष भी बोलते हैं। ठीक है, घोष वर्ण कौन से होते हैं? जिन वर्णों में उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न हो उसे घोष वर्ण, सघोष वर्ण कहते हैं। और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, लास्ट के जो उसके तीसरे, चौथा, पांचवा जो व्यंजन होता है वर्ग का, वो सघोष वर्ण होता है। और अघोष जो होते हैं उनमें क्या होता है कि उच्चारण में स्वर तंत्रियों के कंपन उत्पन्न नहीं होता है। जो पहले होते हैं, पहले और दूसरे जो वर्ग के वर्ण होते हैं वो क्या होते हैं? अघोष होते हैं। और सघोष कौन से होते हैं? तीसरे, चौथे और पांचवें। तो यहाँ पर घोष पूछा, सघोष पूछा, तो तीसरा, चौथा, पांचवा, तो का तो हो नहीं सकता क्योंकि पहला है। पहला दूसरा क्या होता है? अघोष होता है। टा भी नहीं हो सकता। ठीक है, और टा की टा पहला हो जाता है, पहला। और यहाँ पे चा और छा है ना, चा भी पहला हो जाता है। तो यहाँ पे जा जो वर्ड है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन ओष्ठ वर्ड बताए? ओष्ठ जो मतलब ओष्ठ वर्ड कौन सा होता है? तो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ करके आते हैं। तो ओष्ठ में छोटो, देखो यहाँ पर एक चीज़ बता दें कि कंठ में छोटा बड़ा का वर्ग के जो आते हैं। तालु में क्या होता है कि छोटी ई, बड़ी जो ऊपर, ताल मतलब जो होता है जीभ के ऊपर होता है, और चा वर्ग याशा हो जाता है। मूर्धा में क्या हो जाता है? स्रा, टा वर्ग और रासा। ओष्ठ में छोटो, बड़ो और पा वर्ग हो जाता है। दंत में ता वर्ग और लासा हो जाता है। नासिक में जो नाक से व्यंजन निकलते हैं वो सारे हो जाते हैं। तो यहाँ पे ओष्ठ वर्ड जो होगा आपका कौन सा होगा? छोटो होगा, क्योंकि छोटो ओंठ से स्वर निकल रहा है। ओष्ठ, छोटो, बड़ो और पा वर्ग के जितने होते हैं ओष्ठ। मूर्धा ऋ हो गया, टा हो गया, और वार टा वर्ग हो गया, रा शा हो गया। तालु में क्या होता है? छोटी बड़ी और चा वर्ग याशा हो जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से योग रूढ़। योग रूढ़ एक तरीके से ऐसे मान लीजिए कि जो बहुब्री समास के जितने भी शब्द होते हैं उन्हें योग रूढ़ भी कहते हैं। ठीक है, तो जलज, जलज मतलब यहाँ पर अगर जलज की बात की जाए तो यहाँ पर बहुब्री समास भी होता है, जैसे जल में उत्पन्न होने वाला कमल हो जाता है। तो जलज शब्द जो होगा यहाँ पर योग रूढ़ होगा। यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो योगी शब्द होते हैं, यौगिक शब्द या योग रूढ़ शब्द होते हैं जिनका अर्थ विशेष अर्थ के लिए निकलता है। ठीक है, जैसे कि जलज हो गया, लंबोदर हो गया, नीलकंठ हो गया। तो ये बहुब्री समास जितने होते हैं वो योग रूढ़ शब्द से या यौगिक शब्द से मिलकर बनते हैं। ठीक है, महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होता है? तो महोत्सव में जो संधि विच्छेद जो होता है, महान धन उत्सव, मतलब महाधन उत्सव हो जाता है। तो यहाँ पर गुड़ संधि आता है। गुड़ संधि आती है जैसे कि छोटा या बड़ा के साथ कोई छोटी बड़ी आ जाए तो हमें उसके आय और औ में बदल जाता है, अर में बदल जाता है। छोटा बड़ी के बाद छोटी छोटो रे आ जाए तो ए ओ अर में बदल जाता है। तो महाधन उत्सव, तो क्या हो जाए? तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन आता है कि बैलगाड़ी के में समास क्या है? तो बैलगाड़ी में समास क्या होगा? बैल के लिए गाड़ी है ना, बैलगाड़ी का अगर हम वो करें तो बैलगाड़ी क्या हो जाएगी? बैल के लिए गाड़ी। तो यहाँ पर क्या है? तत्पुरुष समास हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बैलगाड़ी में तत्पुरुष समास है। इस समास के बाद अथवा उत्तर पद प्रधान होता है। दोनों पद के बीच में कारक चिन्ह का लोप होता है, जैसे राजा का पुत्र, राजकुमार, शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त। अच्छा, द्वंद्व समास क्या होता है? द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, जिसमें योजक चिन्ह लगता है। जैसे नीले, यहाँ पर अगर देखी जाए दोनों पद की प्रधानता होती है। ठीक है, नदी नाले हो गया, गुणदोष हो गए, विलोम सब टाइप के नहीं। द्विगु समास में क्या होता है? संख्यावाची एक शब्द होता है। तो जैसे कि सप्त सिंधु हो गया, 7 सिंधुओं का समूह हो गया, त्रिलोक, तीन लोगों। अव्ययभाव समास में क्या होता है? पूर्व पद या मतलब पूर्व पद तथा प्रधान होता है, मतलब कि अव्यय होता है
अथवा प्रधान होता है, जैसे प्रतिदिन, प्रत्येक, अनुरूप, है ना, रूप के योग्य। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन जो आया है आगमन, तो नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बैलगाड़ी में कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है आगमन। आगमन में उपसर्ग क्या है, देखो पहले तो एक वर्ड निकालो, गमन। गमन मीन्स क्या होता है, आगमन, गमन गया हुआ, और आ मीन्स आगमन हो जाएगा, आया उसका। तो दिए हुए आगमन में आ उपसर्ग होगा, क्योंकि आ उपसर्ग बनने वाले अन्य शब्द जैसे आरक्षण हो गया, आक्रमण होगा, आजीवन हो गया, आदि हो। ठीक है, रसोई, रसोई में प्रत्यय क्या है, रसोईया, सॉरी रसोईया में प्रत्यय या हो जाता है, इया, है ना, बढ़िया, घटिया, जड़िया, तो ये सब क्या हो जाते हैं, या सब जिसमें प्रत्यय जुड़ता है। उसके बाद आता है निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है। तत्सम जो वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से लिए गए होते हैं डायरेक्ट, तो उन्हें तत्सम कहते हैं। तद्भव वो होते हैं जो संस्कृत से विकृत होते हैं। तो क्षेत्र, क्षेत्र शब्द अगर देखा जाए तो तत्सम हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्र का खेत होता है तद्भव। गधा का गर्धव, घर का ग्रह, और गाय का गौ हो जाता है, गौ जो हो जाता है गाय हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है। तद्भव भाई जो तत्सम ना हो, एक तरीके से समझिए कि तद्भव वो शब्द होते हैं जो संस्कृत से विकृत होकर आते हैं, जैसे यौवन, है ना, निर्झर, स्थान, ये शब्द क्या है, तत्सम है, यौवन। जीव, जीव को जीवहा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जीवा, जीव नहीं बोलते। अगर तत्सम में देखा जाए तो जीवहा कहा जाता है, तो जीव शब्द जो है वो हमारा तद्भव हो जाएगा। कौन सा शब्द देशज है, अच्छा गोबर, हल्दी, घोड़ा, है ना, ये शब्द क्या है, घोड़ा हो गया, गोबर हो गया, हल्दी, ये विदेशज शब्द हैं। अगर कटोरा की बात की जाए, यहाँ पर कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कटोरा से लेकर, कटोरा हमारा देशज शब्द है। तो यहाँ पर कटोरा देशज शब्द, अन्य जो देशज शब्द हैं, तेंदुआ है, चिड़िया है, कटोरा, अंडा, खखरा, ठेठ, है ना, ठुमरी, चमक आदि हो जाते हैं। गोबर, घोड़ा, हल्दी तद्भव शब्द हैं, इनका तत्सम क्रमशः गोमय, घोटक और हरिद्रा होता है। ठीक है, तो ये अलग हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा शब्द विदेशी है, तो विदेशी शब्द से वचन, मयूर, टिकट और मध्य। तो यहाँ पर टिकट शब्द आपको इंग्लिश शब्द लग रहा होगा, तो ये विदेशी हो जाएगा। मध्य से बीच में हो जाता है, मयूर, मोर हो जाता है, वचन जो शब्द होते हैं वचन उन्हें बोलते हैं, तो ये सभी क्या हो गए, देशज हो जाते हैं। निम्न में से संज्ञा शब्द है, संज्ञा मतलब पतला, है ना, ये गुण अगर देखा जाए, पतला, गहरा, हरा, तो ये क्या विशेषण है, पतला होना, गहरा, हरा, ये क्या हो रहा है, विशेषण। सभा, सभा यहाँ पर जो है आपकी संज्ञा है, सभा क्या है, संज्ञा है, क्योंकि सभा शब्द समूहवाचक संज्ञा है, सभा। ठीक है, जबकि अन्य हरा, पतला, गहरा ये विशेषण है। समूहवाचक संज्ञा के और भी उदाहरण सेना, पुलिस, परिवार, समिति, वर्ग, कर्मचारी हो जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है निम्न में से सर्वनाम है। तो सर्वनाम तो आप जानते ही हैं कि कौन, क्या, कब, कैसे, हम, तुम, वे सब सर्वनाम होते हैं, और ये जो कौन शब्द है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है, प्रश्नवाचक 6 प्रकार के होते हैं, और वैसे अगर सर्वनाम देखे जाएँ तो 11 होते हैं, मैं, हम, तुम करके सब। ठीक है, हाँ, और संबंध सर्वनाम एक क्वेश्चन आया था वीडियो में, संबंध सर्वनाम कितने प्रकार के कुछ ऐसे दिया था उसमें, तो उसमें तो वो आगे क्वेश्चन आएगा, अगली सीरीज होगी वो बताएंगे उसमें। निम्न में से विशेषण शब्द है, तो लड़कपन, है ना, उचित, कठोरता और घबराहट। तो भाववाचक जो संज्ञाएं होती हैं, भाववाचक, घबराहट, कठोरता, है ना, लड़कपन, ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। उचित शब्द जो है हमारा विशेषण है। देखो यहाँ पर लड़कपन, कठोरा, घबरा, ये संज्ञा वो भी भाववाचक हैं। बाकी गुणवाचक विशेषण अन्य के उदाहरण हैं, जैसे नया, पुराना, है ना, कपटी, पतला, प्राचीन, उचित, ये सब क्या विशेषण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया के, प्रेरणा मतलब किसी से कोई काम करवाता है, प्रेरणा में किसी से कोई चीज़ कहाई जाती है। चमकना तो नहीं होगा, गिराना, गिराना शब्द क्या होता है, यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी, क्योंकि प्रेरणार्थक क्रिया में क्या, क्रिया के 2 रूप होते हैं, 2 रूप हैं, जैसे कि गिराना से गिरना, गिराना या गिरवाना, दोनों क्रियाएं एक के बाद दूसरी प्रेरणा है। ठीक है, तो प्रेरणार्थक क्रिया सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों प्रकार की बनती हैं। मूल क्रिया में आना जोड़ने से प्रथम प्रेरणार्थक होता है, तथा बाना जोड़ने से द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बनती है। ठीक है, चमक, गिराना या गिरवाना, जैसे कर का कराना या करवाना, दोनों प्रेरणार्थक प्रथम और द्वितीय प्रेरणार्थक बनते हैं। निम्न में से अव्यय है, तो अव्यय तो आप जानते हो, ठीक, हम, आप बोलो ठीक हो गया, परंतु, किंतु, बा, है ना, ये सब क्या होते हैं, परंतु, किंतु, बा, एवं जो भी हैं, इधर उधर, अभी, तब, जब, ये क्या होते हैं, अव्यय शब्द होते हैं। ठीक है, उत्तर, जापान, कृष्ण, ये सभी अलग हैं, संज्ञाएं हैं। पक्षी का पर्यायवाची क्या है, 24वां क्वेश्चन है, पक्षी का पर्यायवाची क्या है। तो मीन, विहंग, ब्रंद और भूधर। तो यहाँ पर एक चीज़ है, विहंग जो होता है उस पक्षी का पर्यायवाची, मीन जो होता है वो मछली का पर्यायवाची होता है। ठीक है, ब्रंद समूह जो होता है गुण का पर्यायवाची होता है। ठीक है, उसके बाद जो दे रखा है भूधर, भूधर मीन्स होता है पर्वत, भू पे धरा हुआ पर्वत हो जाता है। ठीक है, जटिल का विलोम क्या होता है, जटिल का होता है सरल, और क्या हो जाएगा, मतलब जटिल कठिन के रूप में आता है तो सरल हो जाएगा। जटिल का शब्द सरल होता है। ठीक है, जबकि कठिन का होता है कुटिल का विलोम, मतलब कठिन और कुटिल का विलोम टेढ़ा और विलोम सीधा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो देने योग्य, तो दे हो जाता है, जो देने योग्य होता है दे, पीने हो पे हो जाता है। ठीक है, पे हो जाता है, जो गाने योग्य गे हो जाता है, दिया जाने वाला दान होता है।
दिन दिन शब्द का सही अर्थ होगा दिन दिन, दिन मीन दिवस होगा, दिन मीन गरीब हो जाता है, दरिद्र जिसे बोलते हैं। ठीक है, अनेकार्थी शब्द है तो अंबर यहाँ पर अनेकार्थी होगा। ठीक है, अंबर मतलब वस्त्र आकाश बादल जिसके कुछ अर्थ हों। ठीक है, निम्न में बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वर्ग होता है। तो परीक्षण में तो परीक्षा शब्द ये डी ऑप्शन बिल्कुल सही है क्योंकि बड़ी इकाई लगती है। पूज्य में बड़ी इकाई लगेगी, प्राण अणा बनेगा इसमें। ठीक है, निम्न में से बर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द अशुद्ध बताना है। तो यहाँ पर देखो प्रमाणिक में क्या होता है, यहाँ पर जो प्रमाणिक शब्द है वो गलत है क्योंकि प्रमाणिक में जो होता है प्रा में डंडा लगता है। क्या होता है, प्रा में डंडा लगता है। ठीक है, तो बाकी शब्द जो हैं प्रादेशिक, माधुर्य और व्याप्त ये बिल्कुल सही हैं। ठीक है, निम्न में से अधिकरण कारक का परसर्ग कौन सा, अधिकरण में पर करके होता है ना, अधिकरण में पर। तो यहाँ पर में पर जो पर शब्द होगा अधिकरण, देखो कारक कितने होते हैं, कारक यहाँ पर 8 दे रखे हैं। कर्ता कारक ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, है ना, को के लिए हो जाता है संप्रदान में। अपादान से अलग होने का अर्थ होता है। संबंध काकी के री रे, अधिकरण में पर संबोधन हे अरे करके आ जाते हैं। ठीक है, उसके लिए अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। पुल्लिंग शब्द मतलब यहाँ पर पुल्लिंग शब्द दे रखा है तो यहाँ पर क्षमा, घटना, रीति ये तीनों स्त्रीलिंग है। क्षेत्र जो है वो पुल्लिंग हो जाएगा। स्त्रीलिंग में से दुख, लेख, गरिमा और स्पर्श, गरिमा जो शब्द है वो स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन जो आता है, किसका प्रयोग सदैव बहुवचन। तो यहाँ पर दर्शन शब्द जो है हमेशा बहुवचन में होते हैं। तो सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्द हैं जैसे बाल, प्राण, आंसू, ओष, होश, हस्ताक्षर ये बहुवचन में। और एक वचन में जैसे माल, सोना, जनता, सामग्री ये एक वचन के शब्द हैं जो हमेशा प्रयोग एक वचन में होते हैं। ठीक है, लगते तो बहुवचन है। निम्न में से भूतकाल का उदाहरण, जैसे यहाँ पर देखिए मैं जाता हूँ, भूतकाल नहीं है। राम घर गया था, हाँ ये भूतकाल हो जाएगा था। ठीक है, बाकी जा रहा है ये भी भूतकाल नहीं है, वर्तमान में है। वह पुस्तक पढ़ेगा, भविष्य की बात कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्न में से भाववाच्य। भाववाच्य का मतलब जिसमें निगेटिव हो, मोहन से बैठा नहीं जाता, तो ये भाववाच्य हो जाएगी। देखो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्मवाच्य, कृतवाच्य और भाववाच्य। कर्म जो कर्ता पर प्रभाव पड़ता है, कृतवाच्य जो कर्म करता और कर्म जो कर्म पे हो, और भाव मतलब जिससे भाव जिस वाक्य में कर्ता व कर्म को छोड़कर भाव के अनुसार हो उसे भाववाच्य कहते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है। तो मिश्र वाक्य जैसे इसमें दे रखा है, विद्वान सब जगह पूजा जाता है ना, विद्वान जो होता है सब जगह पूजा जाता है। अच्छा लड़का माता पिता की आज्ञा मानता है। वह पुस्तक राम की थी, जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर आए। तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है, जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर आए, ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। ठीक, बाकी तो अलग है। तो यहाँ पर क्या दिया है, जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर जाएंगे, बाहर गए, ये एक मिश्र वाक्य हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन होता है, मैंने विद्यालय जाना है, मतलब मैंने विद्यालय जाना है अशुद्ध होता है, तो मैंने नहीं मुझे विद्यालय जाना होता है, पहला शब्द यहाँ पर गलत है। प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा, ये है। ठीक है, यहाँ पर ये वाले क्वेश्चन का आंसर है। तो जो ये विराम चिन्ह आता है, जो ऐसे डॉट करके ऐसे करके आते हैं ना, डॉट ऐसे थोड़ा इधर, तो वो क्या कहलाता है, अर्ध विराम बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए तो अल्प विराम जैसे कॉमा लग जाता है, छोटा सा ऐसे करके कॉमा लगा दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद प्रश्नवाचक उद्धरण चिन्ह जो ऐसे नहीं होते हैं, ऐसे सॉरी ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे उद्धरण चिन्ह होते हैं। योजक चिन्ह ऐसा लगता है। ठीक है, और निर्देशक थोड़ा बड़ा होता है इससे, और लाघव चिन्ह जैसे जीरो टाइप का लग जाता है, वो लाघव हो जाता है। ठीक है, इसमें आसमान फट जाने का मतलब होता है कि मुसीबत आ जाना, मतलब अचानक आफत पड़ आ जाना, वो आसमान फटने के बराबर होता है। स्वावलंबी मतलब अपने पैरों पर खड़ा होना, है ना, पैरों पर खड़ा होना स्वावलंबी कहलाता है। पैरों पाँव बारह होना मतलब खूब लाभ होना, पानी फेर देना मतलब बिगाड़ देना होता है। पैर पर खड़ा होना मतलब स्वावलंबी होना, है ना, पानी फेर देना बिगाड़ देना होता है। फूंक फूंक कर पैर रखना मतलब सावधानी से कार्य करना। वो पेड़ बबूल का आम कहाँ से पाए, है ना, होए। तो यहाँ पर जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, हमेशा ध्यान रखो, इसमें दिया गया है इस तरीके से। अगला क्वेश्चन आता है कि लाभ ही लाभ का अर्थ क्या होता है, मतलब कि इसमें आपको लोकोक्ति लाभ ही लाभ होने का लोकोक्ति होता नहीं। 5 उंगलियां बाहर नहीं होती, 5 उंगलियां घी में होना, ये बिल्कुल सही है, लाभ ही लाभ होना, 5 उंगलियां घी में होना। अगला क्वेश्चन है, 5 उंगलियां घी में होना, सब लाभ होना, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, सब आदमी एक जैसे नहीं होते, नेकी कर और कुएं में डाल, भलाई का काम करके फल की आशा मत करो, नेकी और पूछ पूछ, भलाई के लिए पूछना क्या, है ना। मूल पाठ की व्याख्या के साथ अनुवाद कहलाता है, क्या कहलाता है, व्याख्या अनुवाद कहलाता है। मूल पाठ की व्याख्या के साथ अनुवाद क्या कहलाता है, व्याख्या अनुवाद कहलाता है। ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत है, तो ब्रज जो है हिंदी की किस भाषा, तो ब्रज हमेशा पश्चिमी हिंदी की भाषा में आती है, क्योंकि राजस्थानी में जो अगर देखा जाए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। राजस्थानी में मालवाड़ी पश्चिमी राजस्थानी में आती है, जयपुरी ढूढ़ाड़ी पूर्वी राजस्थान में, मेवाती उत्तरी राजस्थान में, मालवी दक्षिणी राजस्थान में। तो मेवाती, जयपुरी, ढूढ़ाड़ी और मेवाती, मालवी राजस्थान के हैं। पश्चिमी में कौरवी, खड़ी बोली, हरियाणवी, भांगरू जिसे बोलते हैं, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी। बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा, कौरवी और खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी में आती। पूर्व में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी पूर्व में आ जाती हैं। बिहारी में भोजपुरी, मगही और मैथिली बिहारी में आता है, लेकिन मैथिली, मगही और भोजपुरी किसमें आता है, पूर्वी हिंदी में आता है।
वह बिहारी में आता है। पहाड़ी में कुमाऊनी और गढ़वाली पहाड़ी क्षेत्र में आती है। इसमें लिखा अमेंडमेंट, अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन, अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन। क्लियरिंग या रिफाइनमेंट का मतलब होता है संशोधन होता है, अमेंडमेंट संशोधन। एवेक्यूएशन मीन्स होता है प्रशोधन, एवेक्यूएशन प्रशोधन, और इंक्लूशन मीन्स समावेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि सूर सागर के रचयिता कौन है? तो सूरदास जी है, तो सबको पता है। ठीक है, और सूरदास जी की है। ठीक है, सूरदास जी की अन्य रचनाएं हैं जैसे कि सुरसारावली हो गए, साहित्य लहरी हो गई, भ्रमर गीत हो गया, तो ये सूरदास की रचनाएं होंगी। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि रीतिकाल का कवि कौन है? यहाँ पर जयशंकर प्रसाद हैं या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, बिहारी जी हैं, सुमित्रानंद पंत कौन से? तो बिहारी जी जो हैं रीतिकाल के जो हैं कवि हैं, क्योंकि बिहारी रीतिकाल के रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं। बिहारी 719 दोहे हैं, इनके द्वारा रचित एक मुक्तक ग्रंथ है। ठीक है, और बिहार रीतिकाल उत्तर मध्यकाल 1650 से 1850 को मिश्र बंधु ने अलंकृत काल कहा है। ठीक है, मिश्र बंधु ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने संगाल काल कहा है। ठीक है, मतलब रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल तथा विश्वनाथ प्रसाद ने मिश्र ने संगार काल कहा है। ठीक है, रीतिकाल को। इस काल के प्रमुख कवि हैं बिहारी भूषण, घनानंद, भिखारीदास, मतीराम चिंतामणि रीतिकाल के, दलपति राय और आदि हैं। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तथा सुमित्रानंदन पंत छायावादी कवि हैं। ठीक है, उसने कहा था, कहानी के लेखक हैं, उसने कहा था, तो इस कहानी के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था, ये कहानी है जिसके लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। किशोरी लाल गोस्वामी की रचनाएं हैं त्रिवेणी, किशोरी लाल गोस्वामी की रचनाएं त्रिवेणी, लवंग लता, रजिया बेगम और गुलबहार, ये किशोरी लाल गोस्वामी। चंद्र शर्मा गुलेरी की से उसने कहा था बुद्ध का कांटा। ठीक है, प्रेमचंद्र की शतरंज के खिलाड़ी है ना, सवा शेर गेहूँ, सदगति, शांति, कफन, ये प्रेमचंद्र की। भगवान दास की है सिला हुआ आदमी, सूर्यास्त से पहले लक्ष्मण रेखा और सीढ़ियाँ, सूर्यास्त से पहले लक्ष्मण रेखा या सीढ़ियाँ, ये भगवान दास की हैं। उर्वशी किसकी? उर्वशी जो है जयशंकर प्रसाद की है, और एक और आती रामधारी सिंह दिनकर। देखो इन दोनों लोगों की उर्वशी है, लेकिन एक क्या दोनों में अंतर है, तो यहाँ पे दिया भी होगा कि जयशंकर पर एक कामायनी, देखो एक शायद जहाँ पे दे रखा है जयशंकर पर एक कामायनी, ध्रुव स्वामिनी, कंकाल, ठीक है, आंसू, तितली, चंद्रगुप्त आदि हैं। ठीक है, और मैथिली शरण गुप्त की साकेत, यशोधरा, जयद्रथवध, पंचवटी, भारतवाती मैथिली शरण गुप्त की यशोधरा, जयद्रथवध, साकेत, पंचवटी। रामधारी सिंह दिनकर की रेणुका, हुंकार, उर्वशी, रश्मिरथी और आदि। देखो उर्वशी जय रामधारी सिंह दिनकर की भी है, जयशंकर प्रसाद की, लेकिन इसमें अंतर क्या है, ये लिखित काव्य है। जो जयशंकर प्रसाद ने लिखा है उर्वशी, वो लिखित काव्य है, लेकिन उर्वशी जो दिनकर जी ने लिखी है वो गीत नाट्य तथा प्रसाद जी की प्रबंध काव्य है। वो गीत नाट्य जो दिनकर जी ने लिखा है और प्रबंध काव्य जो है उर्वशी, वो जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा। इसमें कन्फ्यूज मत होना। ठीक है, दिए दोनों ही ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पर काव्य पूछा है, तो काव्य क्या है, जयशंकर प्रसाद का होगा, और नाट्य अगर वहाँ गीत नाट्य पूछा जाता है उर्वशी, तो रामधारी सिंह दिनकर होते। ठीक है, ये क्वेश्चन थे आपके 50 क्वेश्चन थे हिंदी में। अगर वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक चीज़, अगर आप इस वीडियो को, इस सीरीज़ अच्छी लगी है तो इसको सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर आप लाइक करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि वीडियो और बनाने की इच्छा होती है। तो दोस्तों वीडियो यहीं पर रोकते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।